हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम और आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा का, यानी कि जो यूपी पीसीएस मेंस एग्ज़ाम होता है उससे जुड़ी हुई कुछ यहाँ पर बातें करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और आपको ये जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है खंड शिक्षा अधिकारी का, जिसे हम लोग बीईओ बोलते हैं, इसका एक सेपरेट बैच भी लॉन्च किया गया है। तो अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसका एग्ज़ाम 16 अगस्त को है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। ये क्लास पूरी तरीके से पेड रहेगी, जो अनअकैडमी ऐप पर दिखेगी। ठीक, फीस स्ट्रक्चर उसका 1 साल का 7,000 रुपये है, जिसमें से आपको रेफरल कोड ये जो लाइव नूर का इस्तेमाल करने पर आपको 10% की छूट मिल जाएगी। और 2 साल का 8,400 है, इसमें भी आपको 10% की छूट मिलेगी अगर आप लाइव नूर रेफरल को इस्तेमाल करते हैं तो। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये 6300 और ये 7500 रह जाएगी। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम की। प्री की तो बात हम लोग पहले कर ही चुके हैं, तो उसको कुछ अलग से जानने की ज़रूरत नहीं है। मेंस एग्ज़ाम ही रियल में एग्ज़ाम होता है, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम अगर आपका क्वालिफाई होता है तो आप समझ लीजिए सिकंदर कहलाएंगे, मतलब समझ लीजिए फिर आप सिलेक्शन के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। और प्री एग्ज़ाम अगर मेंस क्वालिफाई नहीं होता है तो फिर से आपको वहीं पर खड़ा कर देगा ले जाके, जहां पर आप पहले खड़े थे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं, जो मेंस एग्ज़ाम होता है इसमें 2 तरीके के पेपर होते हैं। एक आपका कंपलसरी कहलाता है, ठीक, और एक कहलाता है ऑप्शनल। यानी एक होता है आपका अनिवार्य विषय और दूसरा होता है आपका ऐच्छिक विषय, ठीक, वैकल्पिक विषय। तो सबसे पहले अगर देखें, जो मेंस में आपका एक पेपर आता है हिंदी का, जो कि आपका 150 नंबर का होगा। और ये आपका पहला पेपर ही यही होता है, 150 नंबर का होगा हिंदी का। और ये आपके मेंस के सारे नंबर आपकी मेरिट में जुड़ते हैं, प्री के नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो हिंदी में क्या क्या आएगा उसको हम लोग एक क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे। तो हिंदी जो 150 नंबर की हिंदी होगी, इसमें आपको 2 गद्यांश होंगे। एक गद्यांश ये वाला, यानी आपका एक पैसेज दिया होगा लंबा सा, इस गद्यांश में आपको ये गद्यांश 30 नंबर का होगा और दूसरा वाला गद्यांश भी आपका 30 नंबर का होगा। यानी ये दोनों गद्यांश मिलके 60 नंबर कवर करेंगे। अब ये जो गद्यांश 30 नंबर का होगा, इसमें से 5 नंबर, 5 नंबर और 20 नंबर, यानी 3 टुकड़ों में ये बटा होगा। जो 20 नंबर का होगा उसमें गद्यांश के में जो अंडरलाइन पंक्तियां होंगी उनकी आपको व्याख्या करनी होगी। इसी तरीके से जो दूसरा गद्यांश होगा, इसमें जो 20 नंबर का होगा वो, उसमें आपको इस गद्यांश का संक्षेपण करना है। संक्षेपण का मतलब समराइज करना है। यानी अगर, और समराइज का तरीका सबसे बेहतर होता है कि अगर मान लो 100 लाइन का गद्यांश है, तो आपको उसमें से बिना कोई तोड़ फोड़ किए हुए, उसका मीनिंग ना बदले, उसका सेंस ना बदले, आपको मतलब उसमें से आपको 33 लाइनों में वो बात लिखनी है। यानी 1/3 टोटल का करना मतलब ये एक अच्छा तरीका माना जाता है। शीर्षक होगा गद्यांश का 5 नंबर का। तो ये आपके उसमें हिंदी के गद्यांश वाला हो गया। फिर हिंदी में क्या होगा, आपका 60 नंबर तो ये हो गया। फिर हिंदी में 20 नंबर का आपका जो कंपलसरी पेपर होगा हिंदी का, उसमें 20 नंबर का आपका पत्र लेखन होगा। कोई भी पत्र की आपको ड्राफ्टिंग दी जा सकती है बनाने को, या पत्र लिखने को बोल सकता है। जैसे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र में अंतर बताइए, या किसी एक का प्रारूप बताइए। कार्यालय आदेश, अधिसूचना, तार, विज्ञप्ति, इनके बारे में या तो आपका इसका फॉर्मेट पूछा जाएगा या फिर आपको इनको लिखने को कहा जाएगा। तो 60 नंबर वो थे गद्यांश के और 20 नंबर हो गए पत्र लेखन के, तो आपका हो गया ये 80 नंबर।
उसके बाद फिर आता है यहाँ पर 10 नंबर के आपको विलोम शब्द होंगे। अब कैसे होंगे? यहाँ पर 10 वर्ड लिखे होंगे ऐसे, उनके आगे आपको विलोम लिखना। जैसे यहाँ पर सपोज करो रात लिखा है तो आपको इसके आगे दिन लिखना है कि नहीं, रात का उल्टा दिन होता है। और अगर ये आप विलोम और ग्रामर वाला जो हिस्सा है, अगर आप इसे 10 साल पुराने पेपर देख लेंगे यूपी पीसीएस के मेंस के, तो ये आपको 90% क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे जो पुराने पूछे गए हैं। बस आपको उन पेपर को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। फिर आपको 10 नंबर के 80 नंबर तो पहले हो चुका था, अब 10 नंबर ये हुआ तो कितना हो गया? विलोम को लगा के 90 नंबर हो गया। फिर 10 नंबर के आपके मिलेंगे यहाँ एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं, जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। तो 10 नंबर का इस टाइप के आपको 10 शब्द होंगे, उन पे आपको ऐसे लिखना है। तो अब यहाँ पर 90 में 10 जोड़ दिए तो अब आप हो गए 100। फिर आपको 10 शब्द दिए होंगे जो गलत होंगे, उनमें आपको शुद्धि करना, यानी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कुछ सेंटेंस गलत हो सकता है, तो 10 नंबर आपको तब ये करने। तो अब हो गए 110 नंबर। फिर आपको इसमें 30 नंबर मिलेंगे मुहावरे के। 10 मुहावरे दिए होंगे, एक मुहावरा 3 नंबर का होगा और इस मुहावरे में आपको उसका मीनिंग लिखना है और उसका प्रयोग लिखना है। तो 110 ये था और 30 ये हुआ, तो कितना हो गया? 140। और हमने बताया था पेपर होता है आपका हिंदी का 150 नंबर का। तो 10 नंबर के होंगे उपसर्ग और प्रत्यय, जो छूट गए थे बताने को। तो 10 नंबर के होंगे उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये हो गया आपको 140 नंबर का हिंदी का पेपर, 150 नंबर का हिंदी का पेपर। इसमें अगर आपका स्कोर 90 के आसपास आता है तो यानी एक बहुत अच्छा स्कोर, बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है। यानी आप इसका मतलब सिलेक्शन की रेस में हिंदी से पूरी तरीके से श्योर हैं। और अगर 90 नंबर से ऊपर जाते हैं आपके हिंदी में मेंस में, इसका मतलब फिर आपकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यानी किसी के 100 नंबर, 105, 110 भी जाते हैं तो इसका मतलब फिर उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानी जाएगी। ठीक है, 90 का मतलब बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। फिर आपका दूसरा जो कंपलसरी पेपर होगा वो निबंध का होता है। निबंध भी आपका 150 नंबर का होगा। इसमें आपको तीन सेक्शन होंगे, खंड ए, खंड बी और खंड सी। खंड ए में 3 कोई ऐसे दिए गए होंगे आपको, खंड बी में 3 दिए होंगे और खंड सी में 3 दिए होंगे। अब आपको एक खंड ए से एक लिखना है, खंड बी से आपको एक लिखना है और खंड सी से एक लिखना है। यानी खंड ए से कोई भी एक ऐसे आपको सेलेक्ट करके लिखना है जो 50 नंबर का होगा। और इस पर जो इसकी वर्ड लिमिट होती है वो लगभग 600 शब्द होती है। अब इसमें कोई चर्चित मुद्दे हो सकते हैं जैसे भारत चीन सीमा विवाद, कोरोना वायरस, या जैसे कि नागरिकता संशोधन बिल। यानी कहने का मतलब कोई जो ऐसे चर्चित मुद्दे हैं वो आपको इस पर हो सकते हैं। जैसे हरित क्रांति, यानी आपको 3 अलग अलग सेक्शन होंगे। कोई पर्यावरण से जुड़ा इशू हो सकता है, कोई आपका सामाजिक इशू हो सकता है, कोई आर्थिक इशू हो सकता है। यानी इस तरीके से आपको 3 अलग अलग सेक्शन होंगे जिनमें 3 ऐसे होंगे जिनमें से आपको प्रत्येक खंड से एक ऐसे सेलेक्ट करना है जो 50 नंबर का होगा। उसकी शब्द सीमा 600 शब्द होती है। ठीक, इसमें आप ऐसे में अगर आप अच्छा फैक्ट अगर है आपके पास तो बिल्कुल एकदम करेक्ट फैक्ट है तो फैक्ट डालिए, बहुत सारे कोटेशन है उनको कोट करिए। जो भी डेटा दें तो उसको बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, और डेट जब अगर एक्यूरेट है तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं हाईलाइटर पेन से, ताकि एग्जामिनर को वो दूर से दिखे। क्योंकि अगर आपका कोई हाईलाइट पॉइंट एग्जामिनर को नजर में पड़ गया तो इसका मतलब फिर वो अगर सही अच्छा लग गया उसको, तो फिर आपका अगर कोई फैक्ट कमजोर भी होगा तब भी वो उसके चक्कर में छिप जाएगा। हाईलाइट तभी करें किसी को
जब बहुत ज्यादा कोई लो हालात फैक्ट हो आपका तब। ठीक है, ऐसे में आपका डेटा और आपका बहुत सारे श्लोक को सॉरी कोटेशन ये बहुत महत्व रखते हैं। इसमें हेडिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पैरा चेंज करके लिखा जाता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद तीसरा जो आपका सेक्शन है ऐसे का जो खंड सी होगा, इसमें से भी आपको एक ऐसे कर लिखना है जिसकी शब्द सीमा सबकी बराबर है, 600 शब्द की होगी। और आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी के ऊपर आपको ऑलरेडी ये सब कुछ पेपर भी मिलेगा और कॉपी पर आपका प्रिंटिंग भी होगी। यानी आपको पेपर को रख लेना है और कॉपी में हर पेज के ऊपर यानी जैसे पेपर पे छपा जैसे पेपर है ऐसे आपका वहां पर भी क्वेश्चन पेपर छपा होगा। तो इसका मतलब 150 नंबर की हिंदी थी और 150 नंबर की आपका हो गया ऐसे, तो आपका हो गया 300 नंबर हो गया। ठीक है, 300 नंबर आपका ये हो गया कंपलसरी वाले में। उसके बाद पहले जो होता था ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 हुआ करते थे, अब कर दिया है उसको एक को खत्म करके और एक जीएस को बढ़ा दिया गया है। पहले 18 से पहले जीएस ऑब्जेक्टिव हुआ करती थी मल्टीपल चॉइस, अब पूरी तरीके से उसको डिस्क्रिप्टिव कर दिया गया है। तो अब क्या करना है, सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होंगे आपके और चारों पेपर जो है वो 2-200 नंबर के होंगे। यानी आपके ये 4 पेपर जो होंगे 2-200 नंबर के होंगे। इसका मतलब आपका जो जीएस होगा वो 800 नंबर का होगा। ठीक है, जो पहला पेपर जीएस का होगा वो 200 नंबर का जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 20 मिलेगी आपको, बाकायदा आपकी कॉपी पर प्रिंट होंगे। और जो 20 सवाल होंगे वो 2 सेक्शन में बटे होते हैं आपके, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 10 सवाल होंगे और सेक्शन बी में भी 10 सवाल होंगे। इसमें आपको चॉइस कोई नहीं होगी, सारे आपको कंपलसरी सब कुछ आपको अनिवार्य होंगे, करने ही करने होंगे। अब जो 10 प्रश्न होंगे ये होंगे शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। और इन 10 सवालों का उत्तर आपको यानी प्रत्येक सवाल का उत्तर लिखना है 125 शब्द में। यानी आपको 10 सवाल लिखने हैं तो इसका मतलब आपको 1250 शब्द लिखने होंगे इन 10 सवालों में मिला के। ये जो शब्द सीमा दी गई है 125 की दी गई है, आप 130 लिखिए, 135 लिखिए, यानी कम से कम 10-15 प्लस माइनस चलेगा, वहां पर गिनना नहीं है लिखने के बाद। दूसरा सेक्शन बी होगा, इसमें भी आपके 10 सवाल होंगे जो कि आपके इसमें भी आपके सभी अनिवार्य होंगे, चॉइस कोई नहीं होगी आपके पास। बस इसमें जो शब्द सीमा होगी 10 प्रश्नों की, इसमें ये होंगे आपके, इसमें शब्द सीमा जो है वो आपकी होगी 200 शब्द की। इसका मतलब ये 10 शब्द हैं, आपको इनमें 2000 वर्ड लिखने हैं और पहले वालों में कितने लिखने थे 1250। इसका मतलब जीएस के एक पेपर में आपको कम से कम 3250 शब्द लिखने होंगे, जिसके लिए आपकी पेन और दिमाग दोनों बहुत तेज चलना चाहिए। ठीक है, कोई भी डायग्राम हो, कोई भी चार्ट हो, ये तमाम तरीके की चीजें ऐसी हैं जो आपको लिखने में यानी आपके शब्द कम लिखने पड़ेंगे, आपका प्रेजेंटेशन को बेहतर करेंगी और एग्जामिनर को भी इम्प्रेस करने में कारगर होंगी। जैसे कोई भी चीज लिखें, जैसे मान लो हमने यहाँ पर सपोज करो हरित क्रांति के बारे में कुछ लिखना था, तो ऐसे हरित क्रांति को लिख के उसके गुण दोष ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे इसके चारों तरफ लाइनें खींच के। तो इससे क्या होगा, आपका एक एक तरीके से शब्द सी आपको लिखना भी कम पड़ेगा और आपका प्रेजेंटेशन भी उससे ज्यादा बेहतर होगा, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक, या कोई चार्ट के माध्यम से, मैप के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से कुछ भी करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके कॉपी में एक खूबसूरती आएगी जिसकी वजह से एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं आप। तो जीएस के पेपर जो भी होंगे 4, उनमें सब यही होगा, यानी उसके सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटा होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। पहले 10 होंगे शॉर्ट, फिर दूसरे होंगे लॉन्ग क्वेश्चन। जीएस के पहले पेपर में आएगा का सिलेबस क्या है, जीएस का जो पहला पेपर है वो सारा का सारा आपको यहाँ पर एक फोटो में दिख रहा होगा। भारतीय संस्कृति का इतिहास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक पूछा जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम होगा, स्वतंत्रता आजादी के बाद क्या हुआ, पुनर्गठन, भारत का आधुनिक विकास, भारतीय समाज और संस्कृति, विश्व का इतिहास,
भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी और मानव भूगोल, प्लस उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए इतिहास, कला, संस्कृति, प्रादेशिक भाषा, धरोहर, भूगोल, ये सब यूपी का भी आना चाहिए आपको। ये पेपर होगा फर्स्ट जीएस का, जिसमें सिलेबस मेंस में ये दूसरा पेपर आपका जो जीएस का होगा वो भी 200 नंबर का होगा। आपको बता दिया था उसकी पूरी डिटेल। उसका सिलेबस ये है, उसमें आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, शासन, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, और जो आपका करंट अफेयर्स इशू है, सामरिक मुद्दे, वो आपके इसी में आएंगे। प्लस यूपी के राजनीतिक, प्रशासनिक और राजस्व वाला जो सिस्टम है वो इस पेपर में आपको मिलेगा। तो इन चीजों को और आपको बिल्कुल ध्यान से रखना, चाहे तो आप किसी घटना चक्र या आर्यंत या जिसका भी हो तो आप उसे ले सकते हैं। सिलेबस भी दिया होगा, उसमें आपको क्वेश्चन लिखे भी मिल जाएंगे, ताकि आपको कैसे उसमें तैयार करना है, ये भी आपका 200 नंबर का ही होगा। पेपर 3 जो है वो आपका भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इकोनॉमी होगी, साइंस टेक्नोलॉजी होगी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गई, और आपका इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट होगा, और आपका कानून व्यवस्था और न्यायिक नागरिक सुरक्षा, ये यूपी से जुड़े हुए टॉपिक होंगे जो आपके पेपर 3 में आएंगे। उसके बाद पेपर 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर एथिक्स का इसे बोलते हैं। ये भी आपका 200 नंबर का होगा। इसमें 100 नंबर का आपका थ्योरी होगी और 100 नंबर की आपकी क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका कोई केस स्टडी। केस स्टडी से मतलब जैसे वहां पर दे देगा कि आप अपनी माँ की दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर जा रहे हैं, ठीक, एक पैसेज होगा। फिर कहा आप जब रोज जा रहे हैं दवाई लेने के लिए तो आपने देखा कि एक किसी बाइक वाले को किसी ट्रक वाले ने टक्कर मार दी, और और ट्रक वाला टक्कर मार के भाग जाता है, और बाइक वाला तड़प रहा है, बहुत ज्यादा इंजरी हो जाती है, और आप अपनी माँ की दवाई लेने जा रहे हैं। आपकी माँ गम जो है बहुत ही मतलब एक वो भी बीमार हैं, और उनको भी एक बहुत ही जरूरत है दवाई की। तो अब आप ऐसी सिचुएशन पर अपनी माँ की दवाई लेने मेडिकल स्टोर जाएंगे या मार्केट जाएंगे, या उस तड़प रहे व्यक्ति को जो कि जिसको ट्रक ने टक्कर मार दी है उसको आप उठा के अस्पताल पहुंचाएंगे, ऐसा आपको दिया होगा। फिर आपको उसके ऊपर नीचे क्वेश्चन दिए होंगे कि आपको उस पर, जैसे कि पहले क्वेश्चन होगा कि मान लो ऐसी सिचुएशन पर आप क्या करेंगे या आपको क्या करना चाहिए। तो इस तरीके के आपको वहां पर सवाल दिए गए होंगे जो कि 100 नंबर के, ऐसा कोई भी केस हो सकता है, ऐसी केस स्टडी 100 नंबर की और 100 नंबर की आपकी थ्योरी होगी, ठीक। हाँ, ये नया सेगमेंट जुड़ा है। उसके बाद आता है एक वैकल्पिक विषय होगा आपका। वैकल्पिक विषय मतलब ऑप्शनल पेपर सब्जेक्ट, जो आप अपनी मर्जी से आयोग के दिए हुए सब्जेक्टों के लिस्ट में कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों के बारे में मन में ये रहता है कि हम साइंस साइड हैं तो आर्ट का सब्जेक्ट नहीं ले सकते, या आर्ट वाले हैं तो साइंस का नहीं ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए जिसमें आप बहुत ज्यादा पारंगत हो और आपकी बहुत ज्यादा मजबूत पकड़ हो। अदरवाइज आप स्कोर उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा आपको करना चाहिए। ये आपका पेपर 400 नंबर का होगा, और आपको इसमें करना क्या होगा, इसमें आपको 2 पेपर होंगे, एक फर्स्ट पेपर 200 का, सेकंड पेपर 200 का। इसमें जो क्वेश्चन का तरीका होगा, इसमें 2 सेक्शन होंगे। अब एक पेपर में आपको 5 सवालों के उत्तर देने हैं, और आपको सवाल उसमें 8 मिलेंगे आपको। जो सब्जेक्ट का पेपर होगा उसमें आपके 4 सवाल खंड ए में होंगे और 4 सवाल खंड बी में होंगे। अब किसी से 2 करना है, किसी से 3 करना है, यानी 3-2 का रिलेशन बैठाना होगा। लेकिन जो सवाल ये 5 होंगे, लेकिन होंगे ये 15। फिर 15 कैसे होंगे? 15 ऐसे होंगे सवाल जो एक होगा, ये एक सवाल होगा लेकिन ये 3 टुकड़ों में टूटा हुआ होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन एक करना है तो आपको ये तीनों इसके सब सेक्शन को करना होगा। जो प्रश्न टूटा होगा 3 भागों में, तो इस प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न होंगे, पहला 15 का, दूसरा 15 का, तीसरा प्रश्न होगा 10 नंबर का। एक प्रश्न 3 जगह टूटा हुआ होगा जो 40 नंबर का होगा, और आपको ऐसे करने हैं 5, इसलिए बनता आपका 200 नंबर, ठीक। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह कि जो आपने अभी तक देखा यहाँ पर
कि आपका एक बार फिर से आपको टोटल बता दें, 150 नंबर का आपका हिंदी का हुआ, 150 नंबर का आपका एसए का हुआ, 800 नंबर के आपके जीएस के हो गए 4 पेपर, और आपका 400 नंबर का हो गया सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहें तो 4 और 8 1200 हो गए और 300 ये, तो टोटल हुआ आपका 1500 रुपये। 100 नंबर का इसमें होता है आपका इंटरव्यू, अब पहले 200 का होता था, तो टोटल हो गया आपका 1600। अगर आपका इस 1600 में मेंस में, जैसे इस बार 18 का रिजल्ट जो आ गया है, अगर आप इसमें से अगर आप अमूमन 50% नंबर अगर आप आ जाते हैं तो आपका 5000% सिलेक्शन होना तय है। और इस बार तो इससे भी नीचे मेरिट गई होगी, देख लीजिए जब कट ऑफ आए, क्योंकि नया सब कुछ नया पैटर्न था। तो अगर, और हाँ, जो आपका कंपलसरी पेपर होता है उसमें किसी भी तरीके की स्केलिंग नहीं होगी, यानी जो नंबर आपके एक्चुअल हैं वो आपको उतने ही रहेंगे। जो सब्जेक्ट का पेपर होता है इसमें स्केलिंग होती है, और इस स्केलिंग में आपके नंबर या तो बढ़ेंगे या नंबर घटेंगे। वो आपका ये नहीं कह सकते कि इस सब्जेक्ट में स्केलिंग में घटते हैं या इसमें बढ़ते हैं। तो ये आपका लक भी कुछ तय करेगा कि आपको स्केलिंग में बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। खैर, जिसमें हम लोगों का कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, आपको अच्छे से मेहनत करनी है। और इसमें आप चाहें तो हिंदी के लिए हरदेव बाहरी ये किताब ले सकते हैं, और अगर आप सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी ले रहे हैं तो ज्योग्राफी की हम किताब आपको बता देते हैं। तो ज्योग्राफी में आप क्या कर सकते हैं, भौतिक भूगोल जो आती है, अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत नंबर मिलते हैं भौतिक भूगोल, ये आपको सविंदर सिंह की आती है। उसके बाद आपका जो है मानव भूगोल, ये भी आपका माजिद हुसैन की ले सकते हैं। भारत भूगोल चाहे तो आप आरसी तिवारी या माजिद हुसैन दोनों में से किसी की ले सकते हैं किताब, ये दोनों बहुत अच्छी किताबें हैं। ज्योग्राफी के एक मॉडल पर क्वेश्चन आता है तो वो आप माजिद हुसैन की ले सकते हैं किताब, अच्छी किताब आती है। तो इस तरीके से ज्योग्राफी में माजिद हुसैन और सविंदर सिंह, ये दो ऐसे लेखक हैं, राइटर हैं, जिनकी आपको ज्यादातर आपको किताबें यहाँ पर कंपटीशन लेवल पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ करंट अफेयर से तो तैयारी के लिए आप कोई भी पेपर पढ़ते रहिए रेगुलर, उसकी मैगजीन लेते रहिए, जैसे घटना चक्र ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब आपके पास आपका शब्दों का भंडार ज्यादा होना चाहिए, और आपके लिखने की स्पीड बहुत होनी चाहिए, साथ साथ लिखने की कला अच्छी होनी चाहिए। जैसे इसमें अगर आप ये समझ ले, जो भी आपने पढ़ा उसको आप उसको लिख के खूब प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको याद भी रहेगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी आपके जाएगा वो, और आपको वहां पर पेन भी आपका तेज चलेगा। नहीं तो वहां पर पहले दिन हाल ये होता है कि पेपर छूटने की नौबत आ जाती है, और फिर जल्दबाजी में हम लोग उल्टा सीधा लिखते हैं, मतलब राइटिंग खराब जाती है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान रखना है, राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। राइटिंग मतलब फास्ट हो और बहुत ही तो ठीक ठाक हो, मतलब पढ़ने में भी आ जाए, और कंटेंट आपका सॉलिड होना चाहिए। तो ये आपके कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप बहुत ज्यादा, मतलब उसमें आपको ये सफलता के कुछ राज हैं जिनको आपको अगर फॉलो कर लेंगे तो उम्मीद करते हैं, अगर आपका लक अच्छा है तो जरूर जरूर आपको उसमें फायदा मिलेगा। तो फिर कभी हम लोग मिलेंगे किसी नई स्ट्रेटजी के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर किसी के भी कोई मन में डाउट रह जाता है तो आप ये दिए गए नंबर पर हमको कॉल कर सकते हैं, या आप कोई मैसेज डाल सकते हैं 9889043941। ठीक है, धन्यवाद।